हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, वैकेशंस भी आपकी अच्छी चल रही होंगी, है ना। तो आज रिवीजन में क्या था, रिवीजन में क्या था, हमने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ नल पॉइंट। सबसे मेन चीज़ हमने क्या की थी, कॉन्सेप्ट ऑफ नल पॉइंट, है ना। इन नल पॉइंट का हमने कॉन्सेप्ट देखा था। नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या था कि भैया अगर दो चार्जेस हैं और उनके बीच में आपको नल पॉइंट आ रहा है, तो नल पॉइंट की वैल्यू क्या थी, √d +-1। ठीक है। प्लस यूज होता था किसके लिए, प्लस यूज होता था फॉर लाइक चार्जेस। वेरी गुड, फॉर लाइक चार्जेस। और माइनस यूज होता था फॉर अनलाइक चार्जेस। ठीक है। और ये जो x था, मेजर्ड फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर चार्ज से हमने इसको मेजर किया। फिर हमें करना था इलेक्ट्रिक, फिर हमें क्या करनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड करनी थी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पोस्टपोन किया क्योंकि हमारा चार्ज का टॉपिक खत्म हो गया था। और चार्ज का टॉपिक जैसे ही खत्म हुआ तो उस पर हमें क्वेश्चंस करने थे, है ना। यही बात है। तो चलो फिर, आज है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 5, और इसमें हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी कैसे है। पॉज करो वीडियो को, जैसे ही क्वेश्चन आए, एज क्वेश्चन अपीयर्स, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वीडियो को आप पॉज करोगे, देन सोल्व द क्वेश्चन एंड मैच द आंसर। फिर आप वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करोगे और आंसर अपना चेक करोगे। हो सकता है आपकी अप्रोच और मेरी अप्रोच ना मिले, अलग अलग हो, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा भाई। और आपको अगर हेल्पफुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और जो भी नए बच्चे हैं उनको बता दें कि ये चैनल आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको माइंड मैप्स, है ना, फॉर्मूला शीट्स, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। PYQ मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, डाउट्स मैं आपके वहाँ से ले लूँगा। ठीक है, डाउट हम वहाँ से लेंगे और जो भी अपडेट आएगी वो भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन कर लो। कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट 1 आप ये हैंडल डाल के देख सकते हो, या फिर सीधा सीधा इसको क्या करना है, स्कैन करना है। अदरवाइज आपको फिर कहाँ से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है। तो आज के क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहेंगे। सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ की बात कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन लास्ट तक देखना, लास्ट में दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप मिस नहीं कर सकते, जो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस के हैं कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाएं। ठीक है, क्योंकि अभी तक वो क्वेश्चन आए नहीं है। लेकिन ऐसा उनमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि आ नहीं सकते। आपको सब कॉन्सेप्ट आता है उसका, लेकिन वो अभी तक अपीयर नहीं हुए हैं। चलो जी, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ क्या है। पहली चीज़ तो, कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, पॉइंट चार्जेस के केस में ही ये क्या रहता है, एप्लीकेबल रहता है। अगर चार्जेस पॉइंट चार्जेस नहीं है, अब पॉइंट चार्जेस कहने का मतलब क्या है, साइज ऑफ चार्ज, size of charges is very 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 smaller than separation। अभी वैसे जो अब हम बात करते हैं ना पॉइंट चार्जेस की, इनकी ये एक रिलेटिव टर्म होती है। ठीक है। एक्चुअल में जिन दो चार्जेस के बीच में आप कूलम्स लॉ लगाना चाहते हो, कूलम्स फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो, उनका साइज उनके सेपरेशन से बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरा, चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। अब कल मैंने एक शॉर्ट भी डाला था जिसमें मैंने बोला था कि 99% स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, इसको फेल हो जाते हैं इसमें। अब यहाँ पे जब चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट,
की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इज इट फॉर बोथ चार्जेस, इज दिस फॉर बोथ चार्जेस और एटलीस्ट वन। हम्म, क्या मतलब चार्जेस जब हमने बोला रेस्ट पे होने चाहिए, तो क्या दोनों ही चार्ज रेस्ट पे होने चाहिए या कोई एक चार्ज रेस्ट पे है उससे काम चल जाएगा? तो इसका आंसर आपको अभी थोड़ी सी देर में मिलेगा, क्वेश्चन के बीच में मिलेगा। क्या रहेगा क्या नहीं उसको हम देख लेंगे। तो ये दो लिमिटेशन है और ये दोनों की दोनों आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है, बहुत हेल्प करेंगी। चलो जी, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और जैसा कि कहा था वीडियो को पॉज करो और आंसर को मार्क करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन एन ऑयल ड्रॉप इन मिलिकन एक्सपेरिमेंट। मिलिकन के एक्सपेरिमेंट में ये इनमें से कौन सा चार्ज, बेसिकली हमसे यही पूछा हुआ है, क्वांटाइजेशन के ऊपर है ना। ये आपको चार्जेस की वैल्यू दी हुई है, 4.0 इंटू 10⁻⁹, 6.0 इंटू 10⁻⁹। तो एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, क्वांटाइजेशन। मेरे हिसाब से आपका आंसर आ चुका होगा। तो 4.0 इंटू 10⁻⁹ को जब मैं डिवाइड करूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ से, तो यहाँ पे n मेरा इंटीजर नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सिमिलरली 6.0 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻, यहाँ से भी n इंटीजर नहीं आ रहा। तीसरा ऑप्शन क्या है, 10 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹, और मेरा यहाँ से भी n इंटीजर नहीं आया, है ना। तो इन तीनों में से कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट हो सकता, तो हमारा फाइनल आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर, इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि n की वैल्यू किसी में भी इंटीजर नहीं आई है। चलो, कंसीडर द न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फेयर। कोई न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फेयर है, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फेयर, द नेट चार्ज ऑन द स्फेयर इज देन। चलो, कोई एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा कोई न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फेयर है, और कह रहे हैं कि इसके पास आपने एक पॉइंट चार्ज को रख दिया। आपने किसको रखा, एक आप पॉइंट चार्ज इसके साथ लेके आए हो। अब ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, बोल रखा है उन्होंने, वेरी गुड। ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर एक न्यूट्रल बॉडी में देखो क्या होता है कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। जब आप इसके पास पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो इसका नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, मतलब अंदर बना लो अभी आप चाहे, वेक्टर के बारे में हम इतना पढ़ा नहीं है, हम ये कह सकते हैं पोलराइजेशन हो जाएगा बेसिकली। नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होके यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि नेट चार्ज कितना है। देखो यार, नेट चार्ज तो अभी भी जीरो ही है ना। क्यों, क्योंकि अभी इसमें से पॉजिटिव चार्ज भाग थोड़ी गया, पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही बॉडी के अंदर है, नेगेटिव चार्ज भी उतना ही बॉडी के अंदर है। तो इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर। तो नेट चार्ज तो अभी भी इस पे क्या होगा, बिल्कुल जीरो ही होगा। द नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, नेट चार्ज कह रहे हैं नेगेटिव हो जाएगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नहीं जी गलत। ये कह रहे हैं नेगेटिव एंड अपीयर्स ओनली एट द पॉइंट ऑन द स्फीयर क्लोजेस्ट टू द पॉइंट चार्ज, ये भी गलत। नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी गलत, ठीक है, जीरो। ये हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। तो आई होप दो क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फेयर चार्ज विद सेम चार्ज, दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम है, एफ।
If 50% of the charge on the one sphere is transferred to other sphere, then the new force will be. चार्ज है, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, ए बी, इस पे चार्ज क्यू था, इस पे चार्ज क्यू था, और इन दोनों के बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस आर था, तब इन पे फोर्स कितना लग रहा था, एफ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं ए से बी पे 50% चार्ज ट्रांसफर हो चुका है। ए से बी पे 50% चार्ज क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। अगर 50% चार्ज ट्रांसफर हो चुका है तो 50% ऑफ क्यू कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू। तो अब सीन हमारे पास कैसा है कि ए से क्यू बाई टू चार्ज बी पे चला गया, ठीक है, ए से क्यू बाई टू चार्ज बी पे चला गया, तो ए पे अब कितना रहेगा, क्यू बाई टू, बी पे कितना आ जाएगा, क्यू प्लस क्यू बाई टू, दैट इज 3 क्यू बाई टू, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। अब इनके बीच में जो फोर्स आएगा दैट इज एफ डैश इज इक्वल टू के क्यू बाई टू इंटू 3 क्यू बाई टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ये कितना आया, 3/4 के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर विच इज एफ। तो एफ डैश कितना हो गया, 3/4 एफ। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो। 2 point charges are placed at a distance r in air, exert a force f. What should be the distance at which they exert same force when placed in a certain medium with dielectric constant? ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दो चार्जेस आर डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, इसके ऊपर चार्ज क्यू, इसके ऊपर चार्ज क्यू, ये एयर में है, तब इनके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, एफ लग रहा है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। अब आप इनको उठा के मीडियम में रख रहे हो। अब ये कह रहे हैं कि मीडियम में इनको कितना दूर रखें, ठीक है, हमने कुछ नहीं चेंज करा। अब देखो मीडियम चेंज होने से आपको पता है फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि फोर्स सेम रहना चाहिए, फोर्स शुड बी सेम। अब ये मीडियम है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ से हम के को हटा लेते हैं, इसकी वैल्यू ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि के यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो चलो इनके बीच में हम फोर्स लिखें, हमें डिस्टेंस बताना है ना, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने ले लिया आर डैश, 1/4 पाई मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा, मीडियम की परमिटिविटी आएगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू क्यू स्क्वायर बाय आर डैश का स्क्वायर। अब बोला क्या है इन्होंने, फोर्स मस्ट बी सेम, फॉर सेम फोर्स F इक्वल टू एफ डैश, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर डैश का होल स्क्वायर। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये क्या रहा हमारे पास, के आर डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर डैश हमारे पास कितना आ गया, आर बाय रूट के। अगर आप इसको इस डिस्टेंस पे रखते हो तो इन दोनों में सेम फोर्स लगेगा। आप इसको एज अ रिजल्ट भी याद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, मीडियम चेंज हुआ है, चार्ज चेंज नहीं हुआ है। कई बार वो ये भी दे देंगे चार्ज चेंज हो गया, ठीक। चलो, ये आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। रीड करते हैं क्या दे रखा है।
A free pith ball of mass 8 gram carries a positive charge. This what must be the magnitude of charge that should be given to a second pith ball fixed 5 centimeter vertically below from the former so that upper remains stationary. ठीक है, समझ आया क्या है? दो हमारे पास बॉल्स हैं, दो हमारे पास बॉल्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसका वजन है 8 ग्राम। अब देखो मास दिया हुआ है, ये मास क्यों दिया हुआ है? सपोज करो अब इस पे जो चार्ज दे रखा है पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 5 इंटू 10⁻⁻8। अब अगर इस पे या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज हो, ठीक है, अगर पॉजिटिव हुआ रिपेल कर देगी तब ये उधर चला जाएगा, नेगेटिव हुआ अट्रैक्ट कर लेगी तब ये इधर आ जाएगी। तो स्टेशनरी कैसे रहेगी, है ना? स्टेशनरी तो रह नहीं पाएगी। अब इसीलिए देखो, अब हमें पता है इधर इसका नीचे मास लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा mg। अब mg नीचे लग रहा है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आप ले लोगे तो एक और फोर्स ऐसे ही लगेगा, अब भी ये कभी स्टेशनरी पोजीशन में नहीं आएगी, है ना? नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा तो ये नीचे की तरफ भाग के आएगी। तो नेगेटिव फोर्स तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लो तो दैट पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करें और एक ये फोर्स यहाँ पे आए। जब F इज इक्वल टू mg रहेगा, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर रहेंगे, तभी एक केस में रहेगी स्टेशनरी पोजीशन में रहेगी। ठीक है, तो यही चीज हमें करनी थी। और यहाँ पे F की वैल्यू क्या हो जाएगी? के Q1 5 इंटू 10⁻⁻8 Q2 अपॉन R का स्क्वायर 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4। अब ये मैंने कैसे किया? सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इज इक्वल टू मास 8 इंटू 10⁻³ इंटू g 10। तो यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो, 8 इंटू 10⁻² इंटू 25 इंटू 10⁻4 अपॉन 5 इंटू 10⁻8 इंटू 9 इंटू 10⁻9। देखो ये अब कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेटिव पार्ट मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ये 40/9 इंटू 10⁻⁻�67। इतने कूलम का इस पे क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। आप पॉइंट में निकाल के माइक्रो कूलम में बता सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ, थोड़ा सा क्लास 11 थी। चलो, a particle of mass m carrying a charge minus q1 starts moving around a fixed charge plus 2 along a circular path of radius r. Find the time period of revolution of t of charge minus q1. यहाँ से अब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एक चार्ज है प्लस q प्लस q2 और एक चार्ज है माइनस q1। अब ये इसके अबाउट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इसका मास दिया हुआ है m, क्लियर? ये रेडियस हमें दी हुई है r। अब देखो एक चार्ज स्टेशनरी है, या स्टेशनरी छोड़ो, छोटा वर्ड लिखते हैं, रेस्ट पे है। एक चार्ज मूविंग है। तो मेरे हिसाब से जब मैंने आपसे यहाँ पे पूछा था इज दिस फॉर बोथ चार्जेस और एटलीस्ट वन, क्या दोनों चार्ज रेस्ट पे होने चाहिए या एक चार्ज रेस्ट पे हो सकता है? तो इसका आंसर क्या है?
कोई एक चार्ज रेस्ट पे हो तब भी हम इसके बीच में कूलम फोर्स निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अब क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। अब आपको पता है फॉर सर्कुलर मोशन, है ना, फॉर सर्कुलर मोशन व्हाट इज रिक्वायर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ही चाहिए को घुमाने के लिए। और यहाँ पे हेयर कूलम फोर्स, यहाँ पे कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स है, कौन सा फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, कूलम फोर्स लग रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, या ये बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acts as centripetal force। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वेयर बाय आर या फिर एम आर ओमेगा स्क्वेयर। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है तो मैं ओमेगा से जाऊंगा, क्योंकि टाइम पीरियड निकालने के लिए टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, है ना। तुम्हें ये पता होगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ऐसे ही होता है। तो यहाँ से हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लिखो, फोर्स क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलें। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर, और यहाँ से ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, के Q1 Q2 अपॉन एम आर क्यूब, और ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के Q1 Q2 बाय एम आर क्यूब। इसी को पुट कर दो आप 2 पाई बाय टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई अंडर रूट, उल्टा हो जाएगा ये, एम आर क्यूब अपॉन के Q1 Q2। ये हमारा क्या आएगा, टाइम पीरियड। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा यहाँ पे, टाइम पीरियड। तो क्वेश्चन समझ आया। थोड़ा सा क्लास 11th का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको बताता चलूँगा। ये हमने, ये चीज़ आप नोट कर लेना और ये चीज़ आप नोट कर लेना। टाइम पीरियड निकालने वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे। अभी तो बल्कि एसएचएम के क्वेश्चन नहीं लेके आया मैं, ठीक है। थोड़ा डराना नहीं है आपको, एसएचएम के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे तो आपका बोर्ड्स के लिए बहुत, मतलब मोर देन इनफ है। चलो, टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज आइडेंटिकल स्फीयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ दिस। A third identical uncharged sphere is touched with A and then placed at the midpoint between A and B. Find the net electric force on C. चलो, A और B सिमिलरली एंड इक्वली, मतलब सेम चार्ज है दोनों पे। अगर इस पे Q, इस पे Q, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, हम मान लेते हैं R डिस्टेंस पे हैं। जब ये ऐसे हैं तो इनके बीच में फोर्स लग रहा है 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन का, मीन्स के Q स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻5। अब कह रहे हैं एक थर्ड न्यूट्रल स्फीयर ए बी, और ए के साथ हमने सी को टच कराया, ये क्यू था, ये ज़ीरो था। जब ऐसा होगा तो ए चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए पे चार्ज Q/2 आ जाएगा, बी पे चार्ज Q आ जाएगा, और सी पे भी चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2। और सी को कह रहे हैं इन्होंने बीच में रख दिया है, मतलब ये R/2 और ये यहाँ से भी R/2 पे।
अब नेट फोर्स निकालना है हमें सी के ऊपर। चलो देखते हैं इसको। ए है यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी। इस पे है चार्ज क्यू, इस पे है Q/2, पे है Q/2। ये डिस्टेंस R/2, सिमिलरली ये डिस्टेंस R/2। अब सी के ऊपर दोनों फोर्स लगाएंगे, है ना। सी के ऊपर ये भी फोर्स लगाएगा, ए भी ऐसे लगाएगा फोर्स ड्यू टू ए, और सी के ऊपर बी भी ऐसे फोर्स लगाएगा। अब क्लियरली हमें ये दिख रहा है आर ए सी और आर बी सी तो सेम है ना, बट क्यू ए इज नॉट इक्वल टू क्यू बी। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो चार्ज है वो बी का ज़्यादा है, तो देयर फोर्स जो होगा वो बी का ज़्यादा होगा ए से, है ना। ए जितना सी पे लगाएगा और बी जितना सी, सी तो देखो दोनों के लिए कॉमन है, तो बी वाला फोर्स ज़्यादा होगा। तो नेट फोर्स मेरा क्या आएगा, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। और टुवर्ड्स ए, डायरेक्शन भी हमने लिख दी, ए की तरफ आएगा नेट फोर्स सी के ऊपर जो लगेगा, ठीक है। सी के ऊपर नेट फोर्स ऐसे लगेगा, एफ बी है और इधर छोटे वेक्टर से दिखा दिया मैंने एफ ए, तो एफ नेट ऑन सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। अब इसको सोल्व कर लो। एफ बी की वैल्यू लिखेंगे फोर्स ड्यू टू बी के Q/2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर माइनस के Q/2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2k² अपॉन आर स्क्वायर माइनस KQ² अपॉन आर स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये कितना बचा KQ² अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी 2 × 10⁻⁻5 या +5 -5, ठीक है। KQ/R² की वैल्यू कितनी दी हुई थी ये। तो इतना न्यूटन क्या लग रहा है, एफ सी पे लग रहा है, एफ नेट ऑन सी टुवर्ड्स ए। क्लियर। तो आई होप आपके क्वेश्चंस ठीक हो रहे होंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two particles A and B having charge 20 microcoulomb minus 5 microcoulomb respectively are held fixed with a separation of 5 centimeter, ठीक है जी। At what position a third charge particle should be placed so that it does not experience a net electric force? तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के आपको कुछ समझ आया ये किसका कॉन्सेप्ट है। केवल लाइन मीन्स ये बात कर रहे हैं नल पॉइंट की। किसकी बात कर रहे हैं, नल पॉइंट। तो अगर हम यहाँ से, अब दो अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस के केस में नल पॉइंट बाहर होएगा और होगा कहाँ पे, छोटे वाले चार्ज के पास, ठीक है। ये कह रहे हैं एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 20 माइक्रोकूलम। तो पहला तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड, ये ऑप्शन ठीक है, हो सकता है। एट 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम 5 माइक्रोकूलम बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द चार्जेस तो रहेगा ही नहीं। एट द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द चार्जेस तो रहेगा ही नहीं। ये तो ऑप्शन ही ऐसे थे जिससे हमें कैलकुलेट ही ना करना पड़े, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आप इस सिस्टम को कैसे बना सकते हो, ए बी, मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे पास 1 माइक्रोकूलम आ गया, और ये मेरे पास कितना आ गया 4 माइक्रो। और यहाँ से x पे मेरा क्या लाई करेगा, नल पॉइंट। तो नल पॉइंट यहाँ से n की वैल्यू कितनी होगी 4, x की वैल्यू क्या आएगी d/√n - 1।
तो 5/√, मतलब 4 - 1 2 - 1 1, तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर। देखो आ भी रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नल पॉइंट की पोजीशन क्या आई, 5 सेंटीमीटर ऑन द राइट ऑफ -5 माइक्रोकूलम, ऑन द राइट ऑफ फ्रॉम 5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड। तो वैसे तो इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, और ये आपका जेई का क्वेश्चन है ठीक है, आपका जेई का क्वेश्चन है। देखा, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बड़े इजीली खेल जाओगे। चलो, टू चार्जेस of charge q and mass m are fixed and separated by a distance 2d. Another charge q and mass m is placed at the perpendicular bisector. ओके, तो स्टार मार्क कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखने को मिलेगा, यही कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से बना लेते हैं भाई। आ जा भाई, क्या हो गया, ये यहाँ पे, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब दो चार्जेस चाहिए। चलो, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, और एक कह रहे हैं कि ये यहाँ पे रख। ठीक है, बिल्कुल बीच में, और नीचे कर लेते, दो चार्जेस, दो चार्जेस क्यू के हैं, क्यू और क्यू। मास m है, सभी मास m है, ये चार्ज प्लस q का है, और इस कैपिटल M, प्लेस्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर। ये डिस्टेंस हमें 2d दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हमें 2d दिया हुआ है। ठीक है, और अरे टेक्नोलॉजी बड़ी बेकार लग रही है यार, टेक्नोलॉजी, ये चीज़ हमें दी हुई है, समझना इसको। अब ये डिस्टेंस, देखो डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था इसका, क्योंकि आधी गलती तो ना तुम डायग्राम में ही कर दोगे। ये डिस्टेंस भी डी हो गया, ये डिस्टेंस भी डी हो गया, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अब रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सॉलिड लाइन। चलो जी, फोर्स देखना, ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, सिमिलरली दूसरे वाला भी तो इस पे ऐसे ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, दूसरे वाला भी तो इस पे ऐसे ही फोर्स लगाएगा। ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं, नामकरण कर लेते हैं। आंसर आपका आ गया, मान लेते हैं दिस इज फोर्स ड्यू टू ए, और दिस इज फोर्स ड्यू टू। अब ये डी है, ये उन्होंने बोला है एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, d² प्लस x², अंडर रूट, और ऐसे ही ये भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट d² प्लस x², क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ट्राइंगल में क्या लग गया, पाइथागोरस से हमने ये निकाल लिया। ठीक,
अब मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है, एफ ए और एफ बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है ना। कितना आएगा, के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये यहाँ पे आएगा। अब रिजल्टेंट क्या आएगा इनका, ठीक है ना, रिजल्टेंट क्या आएगा। अब रिजल्टेंट ऐसे निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम लो से, लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, वो 2 थीटा में चला जाएगा। मान लो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो और वो भी हटाते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे रिजोल्व। फोर्सेस को हम क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे, ठीक। अगर ये एंगल मैं थीटा ले लूँ, ये एंगल अगर हमारा थीटा बनेगा, तो ये एंगल भी हमारा क्या बनेगा, थीटा बनेगा, ठीक है। और ये एंगल अगर थीटा बनेगा तो सिमिलरली ये एंगल भी हमारा क्या बनेगा, थीटा बनेगा। क्लियर है इतनी चीज, मेरे हिसाब से ये चीज आपको क्लियर है। अब रिजोल्व करेंगे तो यहाँ पे एफ बी कोस थीटा और सिमिलरली एफ ए कोस थीटा, और इधर आ जाएगा एफ बी साइन थीटा, और इधर आ जाएगा एफ ए साइन थीटा। और एफ ए और एफ बी बराबर हैं तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, ये तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जो नेट बचेगा वो क्या बचेगा, एफ ए प्लस एफ बी कोस थीटा, या फिर मैं बोलूँ 2f कोस थीटा, 2f कोस थीटा। अब f की वैल्यू के के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब ये कोस थीटा में आंसर तो मैं नहीं छोड़ सकता, क्यों नहीं छोड़ सकता, क्योंकि थीटा यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है। जो वेरिएबल्स आपको क्वेश्चन में मेंशन होते हैं उन्हीं की टर्म्स में आपको क्या करना होता है, अपना आंसर छोड़ना होता है। वेरी गुड, है ना। तो 2k क्यू अपॉन डी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, कोस थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो कोस थीटा मेरा क्या आएगा, पर बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, डी स्क्वेयर अपॉन स्क्वेयर, तो एक्स अपॉन अंडर रूट डी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से फाइनली मैं कितना लिख सकता हूँ, 2k क्यू एक्स अपॉन डी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। ये मेरा क्या आएगा, एफ नेट। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, सिमिलर चीज़ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देख ली होगी, आपको ये क्वेश्चन चार्ज में कराया ही नहीं होगा, है ना। सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकाली जाती है, ऐसे करके बता दिया होगा। अब यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ फोर्स अपॉन क्यू, क्यू से डिवाइड कर दो इसको, कैपिटल क्यू यहाँ से हट जाएगा। देखो वहाँ पे जाके आपने नोट्स में देखो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई होगी, है ना। सिमिलर सिमिलर से हैं चीज़ें। अब मैं आपको यहाँ पे इसीलिए करा रहा हूँ कि आपका ध्यान रहे, ऐसी चीज़ों से घबराओ मत, कैसे करना है। चलो, टू स्मॉल स्फेयर ईच हैविंग मास m, पेन नहीं चला भाई, क्या बात है। ईच हैविंग मास m kg, चार्ज q कूलम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड, ईच 1 मीटर लॉन्ग, ईच 1 मीटर लॉन्ग। ये l कर लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में l है, ठीक है। L मीटर लॉन्ग बट negligible mass, if theta is the angle each string makes with the vertical when the equilibrium has been attained, show that q square is equal to this। ओके, चलो अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं अभी इसको।
ये कह रहे हैं कि दो स्ट्रिंग से आपने दो मासेस को और उनके ऊपर चार्जेस हैं उनको लटका दिया है, ठीक है, क्यू और एम, क्यू और एम। और जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गए हैं तो ये वर्टिकल से स्ट्रिंग के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें दिया नहीं हुआ तो हम क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। और ये इनका परपेंडिकुलर हो गया। ये वैल्यू हम एल ले लेते हैं। एल ही गिवन है, एक्चुअली 1 मीटर यहाँ पे गलती हो गई है क्योंकि देखो यहाँ पे एल स्क्वायर है। चलो जी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं। एक मास है इसका तो एम जी नीचे लग रहा होगा, बिल्कुल। एफ है ना, यहाँ पे लग रहा होगा। और एक टेंशन लग रही होगी यहाँ पे ऐसे। तो अगर मैं कोई एक चार्ज उठाऊं उस पर एक मास लग रहा है एम जी, एक इधर फोर्स लग रहा है एफ, विच इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। और एक इधर क्या लग रही है, टेंशन लग रही है। अब अगर टेंशन से लगेगी इसमें और ये एंगल थीटा है तो वर्टिकल के साथ ये एंगल भी थीटा होगा। और ये हमारा क्या बनेगा, इसको रिजोल्व करें, टी कोस थीटा। और इधर क्या आएगा, टी साइन थीटा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है तो हमारी दो इक्वेशन बन जाएंगी। टी साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर और टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब हमें क्यू स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे टी कहीं पे भी नहीं आ रहा है तो एलिमिनेट करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, 1/2 जैसे ही आप करोगे तो ये क्या बनेगा आपका, टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर अपॉन एम जी आर, के क्यू स्क्वेयर अपॉन एम जी आर स्क्वेयर। अब अब फिर क्या करें, अब देखो आर हमने अपनी तरफ से माना था, है ना। आर में आप आंसर छोड़ नहीं सकते हो, आर में आप आंसर नहीं छोड़ सकते। तो जी फिर क्या करना है, आर को एलिमिनेट करना है। मतलब यहाँ से मैं ये लिख सकता था क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एम जी आर स्क्वेयर। अच्छा, इन्होंने के की भी वैल्यू डाली हुई है, एम जी आर स्क्वेयर टेन थीटा अपॉन के। तो इसको एम जी आर स्क्वेयर टेन थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आर निकालना है बेसिकली। अगर ये चीज़ r/2 है, इसको मैं x मान लूँ, चलो x मान लेते हैं, r/2 भी छोड़ो। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग x मेरा क्या हो जाएगा, l साइन थीटा। देखो यार, रिजोल्व कर लो इस l को। l ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, l कोस थीटा। और ये क्या आ जाएगा, l साइन थीटा। ऐसे ही ये भी इधर l साइन थीटा। तो मतलब r की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, 2l साइन थीटा। पुट कर दो, एम जी 2l साइन थीटा होल स्क्वेयर टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन एम जी 4l स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। ठीक है, रीअरेंज करके लिख लो जी, जैसे ऊपर लिखा हुआ है 4 mg l स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा टेन थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। ये लगभग लगभग 95 का क्वेश्चन है, 1995 का क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि आपको अब पूछा नहीं जा सकता, ओल्ड इज गोल्ड।
A rod of charge Q and length L is at a distance D from a point charge Q. Find the force of interaction between them. चलो बहुत बढ़िया। अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। ये आपके लिए मैं पहले ही बता रहा हूँ होमवर्क है, और यही दो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, आज तक कभी बोर्ड में नहीं आए। ठीक है, बोर्ड्स ने अभी तक इस क्वेश्चन को पूछा नहीं है। हाई चांसेस बोर्ड के, क्योंकि सीबीएसई भी देखो यार अपना लेवल उठा ही रहा है, सीबीएसई का भी लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये क्वेश्चन ना एक बहुत अच्छा और एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, एक रोड है, एल लेंथ की एक रोड है, उसके सामने एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। रोड ऑफ चार्ज क्यू, रोड के ऊपर चार्ज कितना है क्यू, तो इसकी लेंथ कितनी है, इज एट अ डी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज हो गया क्यू, यहाँ से डिस्टेंस कितना है डी। ठीक है, ठीक है सर, निकाल देंगे, है ना। अब यहाँ पे पहली बात, अगर आप सोच रहे हो कि क्यू क्यू बाय एल प्लस डी का होल स्क्वायर कर देते हैं, या हम इसको एल बाई टू पे मान लेते हैं, पूरे के पूरे चार्ज को एल बाई टू प्लस डी का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये सब ना काम गलत है, इस सबको छोड़ दो। रीज़न, रीज़न तुम भूल रहे हो, इसीलिए आज मैं लिख के लेके आया था लिमिटेशंस। वी कैन नॉट अप्लाई कूलम्स लॉ हेयर as Coulomb's law is valid only for point charges। ठीक है, and a rod of length L is not a point charge। ये कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली कूलम्स लॉ से तो रिजल्ट नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, लेकिन करें भी क्या। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें तो यही पता है यार, हमें क्या पता है, हमें तो यही पता है सर, दो चार्जेस होते हैं, है ना, Q1 Q2 आर डिस्टेंस पे, तो F निकाल लेते हैं जी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर करके। बिल्कुल जी, और इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा हमने और कुछ पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, बात बिल्कुल ओके है। अब इसी इन्फॉर्मेशन को हमें लगाना कैसे है, कुछ बच्चों ने जवाब पकड़ लिया होगा, जो बच्चे सोच रहे हैं इंटीग्रेशन, बिल्कुल सही, इंटीग्रेशन से हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे, मैं यहाँ से, ठीक है, एक इसका एक छोटा सा लेंथ कट कर लेता हूँ, इतनी सी मैंने क्या करा, लेंथ कट कर ली, इसको मैंने क्या मान लिया, एक पॉइंट चार्ज मान लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ की मैंने एक छोटा सा स्मॉल पॉइंट चार्ज ले लिया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे हम क्लियर। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब तो बस खेल हो गया। यहाँ से और इसके बीच में ठीक है,
यहाँ से इसके बीच में, अब एक काम करो, एक्स को ना हम इसके लिए अपना यहाँ से मान क्यू से, यहाँ से हमने x डिस्टेंस पे एक क्या कर लिया, पॉइंट चार्ज मान लिया, जिसका कितना है डी क्यू, इस पे चार्ज है, डी एक्स इसकी लेंथ है। इंटीग्रेशन करनी आती है भाई, इंटीग्रेशन करनी आती है, लिमिट लेनी आती है। यहाँ से x लेंथ पे हमने डी एक्स लेंथ की थिकनेस मान ली। अब इन दोनों के बीच में जो स्मॉल फोर्स लिख सकता हूं मैं, डी एफ इज इक्वल टू के क्यू डी क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। और डी क्यू निकाल सकते हैं, देखो एल लेंथ के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू है, वन पे कितना हो जाएगा, क्यू बाय एल हो जाएगा। और डी एक्स लेंथ पे, ठीक है, डी एक्स लेंथ पे कितना हो जाएगा, क्यू एल इंटू डी एक्स। तो के क्यू क्यू एल एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। क्योंकि देखो मेरे लिए वेरिएबल एक्स है, क्यू नहीं है। क्यू तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया ना यार, इस पे चार्ज डी क्यू है, ओवरऑल चार्ज तो हमें सम दिया हुआ है उसका, प्लस क्यू। एक्स यहाँ पे कुछ अलग है, और किसी डी एक्स लेंथ का लूंगा तो उस पर कुछ और अलग आ जाएगा। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब टोटल फोर्स के लिए, टोटल फोर्स के लिए इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ए क्यू क्यू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखो, वेरिएबल मेरे को दिख रहा है क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, अब लिमिट मुझे करना क्या है, लिमिट मुझे ये सिस्टम तैयार करना है। लिमिट में मुझे करना क्या है, ये एक पूरी की पूरी रोड तैयार करनी है। तो अगर मुझे ये रोड तैयार करनी है तो पहला हिस्सा मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, और लास्ट का हिस्सा इस एलिमेंट का मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। और जब मैं पहला हिस्सा यहाँ रखूँगा तो उसके लिए जो x की वैल्यू होगी वो d के बराबर होगी, ठीक है। और जो लास्ट वाला हिस्सा मेरा रहेगा, यहाँ वाला हिस्सा रहेगा, उसके लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, d प्लस एल। एल मत बोल देना, x हमने कहाँ से मेजर किया है, स्मॉल q से मेजर किया है। तो लिमिट कहाँ से आ गई, d से d प्लस एल, d से d प्लस एल। तो अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, के क्यू क्यू एक्स की पावर -2 डी एक्स डी से d प्लस एल। नेक्स्ट पेज क्या आएगा हमारे पास, के क्यू क्यू एक्स की पावर -2 डी एक्स डी से d प्लस एल। के क्यू क्यू, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/-1/x, ठीक है, d से d प्लस एल, ठीक है। या फिर मैं इसको माइनस साइन एडजस्ट करें हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/d -1/d प्लस एल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और टर्म मिस कर दी क्या मैंने, हाँ देखो ये एल एल मिस कर दिया हमने, एल एल एल। वही तो हम कह रहे हैं, रिजल्ट थोड़ा ठीक ठीक सा आ नहीं रहा है ना। चलो, के क्यू क्यू बाय एल डी प्लस एल माइनस डी अपॉन डी इंटू डी प्लस एल, एलसीएम लिया, डी से डी कैंसिल हो गया, क्या बचा, के क्यू क्यू बाय एल इंटू एल अपॉन डी इंटू डी प्लस एल।
एल से एल कैंसिल हुआ तो मेरा फाइनली फोर्स कितना आया, के क्यू क्यू इंटू डी प्लस एल। और इसके लिए कहना चाहूँगा रिमेंबर दिस रिजल्ट। ये कई बार मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी सेम क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ध्यान आया क्या चीज़ थी इसमें, कि हमें इसमें डायरेक्टली कूलम स्लो नहीं लगाना है क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस नहीं है और अब तक ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आया है। और इस क्वेश्चन में ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो बोर्ड में आने लायक ना हो। एलिमेंट लेना आपको आता है, इंटीग्रेशन आपको आती है ना। फिर क्या रह गया इसमें, बस बोर्ड में आना रह गया, वो आ जाएगा और आएगा पक्का किसी ना किसी दिन, चाहे आपकी बारी में आ जाए चाहे उससे अगली बारी में आ जाए, आना ज़रूर है, ठीक है। और ऐसे ही ये रिंग वाला है, ऐसे ही बेटा ये रिंग का भी है। अब ये रिंग है, ठीक है। ओ नहीं करना था हमें, ये रिंग है, उसकी एक्सिस से यहाँ पे कोई, अब मैं बता रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज क्यू एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, हिंट दे के जा रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, ये चीज़ आपकी होमवर्क की है बेटा। ऐसे मान के चलो, और ये डिस्टेंस हमारा आर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हमारा आर है और यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जो एक्स डिस्टेंस। अब अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे कोई, बिल्कुल सही, dx लेंथ का आपने यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट से इस पॉइंट चार्ज पे क्या लिख लो, फोर्स की वैल्यू लिख लो। अब अगर ये आप करके आए नेक्स्ट क्लास में तो बहुत बढ़िया है, फिर उसको इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। ऐसे ही निकलेगा क्योंकि पॉइंट चार्जेस नहीं है डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे। और यही, इसी की डेरिवेशन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, है ना। तो इसी की डेरिवेशन है आपने, अगर चार्ज वाला कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप समझ आ जाएगा। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं कितने बच्चे करके लेके आते हैं। थैंक यू सो मच हमें इतना टाइम देने के लिए, और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। प्रैक्टिस से ही आपका रिजल्ट आएगा, लेक्चर को बार बार देखते रहो, चीज़ें समझ आएंगी। डाउट है, डाउट पूछ लो, यूट्यूब पे कमेंट कर लो या फिर डाउट काउंटर को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।